उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस नियम सख्त, नवीनीकरण में देरी पर दोबारा देना होगा टेस्ट। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त होने जा रही है। शहर में इसी महीने अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू होगा, जहां सेंसर और कैमरों की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है तो उसे दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत लर्निंग लाइसेंस धारकों को भी परमानेंट लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट पास करना होगा। आवेदकों को पहले स्टिमुलेटर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रैक पर 2 पहिया, 4 पहिया या ट्रक चलाकर अपनी क्षमता साबित करनी होगी। पैरेलल पार्किंग, चढ़ाई और रिवर्सिंग जैसे चरणों के लिए निर्धारित समय मिलेगा और पूरी प्रक्रिया सेंसर व कैमरों से मॉनिटर होगी। तय समय में ट्रैक पूरा न करने या गलती होने पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इस नई प्रणाली का उद्देश्य ड्राइविंग टेस्ट में पारदर्शिता बढ़ाना और नियमों की अनदेखी पर रोक लगाना है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आप किस गांव, शहर या जिला से देख रहे कमेंट में जरूर लिखिए। डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में गूंजा यूपी का विकास मॉडल, विशेषज्ञों ने बताया देश का ग्रोथ इंजन। लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल और पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाकर विकास को नई गति दी है। उन्होंने एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, ब्रह्मोस परियोजना और जेवर एयरपोर्ट जैसी योजनाओं को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताया है। कार्यक्रम में डिक्की के संस्थापक मिलिंद कांबले ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है और निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। वक्ताओं ने उद्योग, रोजगार, बुनियादी ढांचे और प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी को प्रदेश की नई पहचान बताया। इस संवाद में डिजिटल क्रिएटर्स, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने यूपी के विकास मॉडल को देश के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया है। भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले सपा सरकार में उद्यमी पलायन को थी मजबूर। उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों की स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने तीखा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण कई लोग पलायन करने को मजबूर हुए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उस समय रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को सम्मान ही नहीं मिलता था, जबकि वर्तमान सरकार उन्हें सुविधाएं और बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार की नीतियों से छोटे उद्यमियों को नई पहचान मिली है। उद्यम पंजीकरण, क्रेडिट गारंटी और अन्य योजनाओं के जरिए कारोबारियों को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के कार्यालय में कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए नए बाजार खुले हैं, जिससे रोजगार और व्यापार के अवसर भी बढ़े हैं। इसी के साथ उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। 5 अंतर्राष्ट्रीय रिस्क स्कोर से पहले ही पता चलेगा हार्ट फेलियर का खतरा, मौत का जोखिम भी होगा कम। दिल की बीमारी हार्ट फेलियर का खतरा अब समय रहते पहचाना जा सकेगा। लखनऊ के एसपीजीआई और तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट के संयुक्त शोध में पाया गया है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय रिस्क स्कोर भारतीय मरीजों के हार्ट फेलियर, दोबारा अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम का सटीक आकलन कर सकते हैं। करीब 2.5 साल तक चले इस अध्ययन में 280 मरीजों को शामिल किया गया, जिनमें जोखिम वाले पहले से हार्ट फेलियर से पीड़ित दोनों तरह के मरीज थे। शोध में हेल्थ एबीसी, टीआरएस, एचएफडीएम, लेस इंडेक्स, मैजिक और H2FPF जैसे रिस्क स्कोर का मूल्यांकन किया गया। इनमें हेल्थ एबीसी भविष्य में हार्ट फेलियर के खतरे का सबसे बेहतर अनुमान लगाने में प्रभावी पाया गया, जबकि लेस इंडेक्स द्वारा भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को पहचानने में सबसे उपयोगी साबित हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि उम्र, रक्तचाप, मधुमेह, किडनी की स्थिति और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर तैयार ये स्कोर डॉक्टरों को समय पर इलाज शुरू करने में मदद करेंगे, जिससे हार्ट फेलियर से होने वाली गंभीर जटिलताओं और मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। लखनऊ की आईटी और एआईसीटी समेत 6 शहरों में भूखंडों की ई नीलामी 29 जून तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने लखनऊ की आईटी और एआईसीटी सहित 6 शहरों में भूखंडों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक 29 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि ई ऑक्शन 30 जून को आयोजित होगा। लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15 में प्रस्तावित 256 एकड़ की आईटी और एआईसीटी योजना को तकनीकी कंपनियों के लिए विकसित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हब तैयार हो सके।
होंगे। परिषद ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूखंडों की कीमतों में संशोधन किया है। पहले ऊंची दरों के कारण आवेदन कम मिले थे, इसलिए अब 10 एकड़ तक की IT भूखंडों की आरक्षित दर आवासीय दर के बराबर कर दी गई है। लखनऊ के अलावा मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में भी विभिन्न श्रेणियों के भूखंडों की नीलामी होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे बड़ी IT कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलेगी। यूपी में बन रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय कॉन्वेंट स्कूलों जैसी मिलेगी आधुनिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बच्चों को निजी कॉन्वेंट स्कूलों जैसे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कर रही है। राज्य में कुल 150 ऐसे विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी और अंग्रेजी माध्यम का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। अगले शैक्षणिक सत्र से इन विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। अब तक 126 विद्यालयों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है और 86 विद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन विद्यालयों में प्रत्येक जिले में 2 स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जहां लगभग 1500 विद्यार्थियों की अध्ययन की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, AI और रोबोटिक्स लैब, भाषा प्रयोगशाला और कौशल विकास केंद्र जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही मिनी स्टेडियम, खेल मैदान, ओपन जिम और योग केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को समान रूप से आधुनिक तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान मिल सके। यूपी में शिलापट्टों पर जनप्रतिनिधियों के नाम अनिवार्य नियम न मानने पर रुकेगी अगली किस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों के शिलापट्टों पर जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। नगर विकास विभाग के नए आदेश के अनुसार अब किसी भी विकास परियोजना की दूसरी किस्त तभी जारी होगी जब संबंधित निकाय शिलापट्ट की प्रमाणित प्रति और उसकी फोटो शासन को उपलब्ध कराएगा। ये फोटो जिलाधिकारी, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। सत्यापन के बाद ही अगली धनराशि जारी की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिलापट्टों पर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर और अन्य संबंधित प्रतिनिधियों के नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नामों के फॉन्ट साइज तक निर्धारित किए गए। साथ ही शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से जुड़ी शिकायतों पर रोक लगेगी, विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अदिति यादव पर टिप्पणी को लेकर गरमाई सियासत। डिंपल यादव ने भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी का मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के पीछे भाजपा से ही जुड़े लोग हैं। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि ये मुद्दा श्री राम मंदिर से जुड़े विवादों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उठाया गया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे विवादों में उलझने की बजाय अपने राजनीतिक लक्ष्य और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं से जुड़े कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार पर भी सवाल उठाए। इस बयान के बाद ये मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। यूपी में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग, शिक्षकों ने कहा 1 जुलाई से खुले परिषदीय विद्यालय। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों का ग्रीष्मावकाश समाप्त होने से पहले शिक्षक संगठनों ने छुट्टियां बढ़ाने की मांग उठाई। शिक्षकों का कहना है कि इस बार बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना कार्य में लगे रहे, जिसके कारण उन्हें वास्तविक अवकाश नहीं मिल पाया। इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि विद्यालयों का संचालन 16 जून के बजाय 1 जुलाई से शुरू किया जाए या शिक्षकों को अतिरिक्त अवकाश दिया जाए। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार जनगणना का कार्य अभी भी कई स्थानों पर जारी है, जिससे स्कूल खुलने पर शिक्षकों की कमी की स्थिति बन सकती है। वहीं विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने भी 30 जून तक ग्रीष्मावकाश बढ़ाने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे बच्चों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। शिक्षकों ने सरकार से बच्चों की स्वास्थ्य, अभिभावकों की चिंताओं और जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों की परिस्थितियों को देखते हुए संवेदनशील फैसला लेने की अपील की है। यूपी में 28,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी पदों पर जल्द भर्ती, महिलाओं के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में जल्द ही 28,000 से अधिक आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी चल रही है। बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने अधिकारियों को जिलेवार रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अभियान के तहत लगभग 7,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 21,000 से अधिक आंगनबाड़ी सहायिका पदों को भरा जा सकता है। भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12 पास
होना, आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना और संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में किसी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपए और सहायिकाओं को 2,250 रुपए मानदेय मिलता है, लेकिन सरकार द्वारा इसे बढ़ाने की संभावना भी जताई गई। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार और बेहतर आय का अवसर मिलेगा। यूपी में इस सप्ताह खुलेंगे स्कूल, गर्मी की छुट्टियां खत्म, छात्रों की वापसी की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में गर्मी की लंबी छुट्टियां खत्म होने जा रही हैं और इस सप्ताह से स्कूल फिर से खुलने लगेंगे। परिषदीय विद्यालयों में 16 जून से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी, जबकि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों में 18 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई और स्कूलों की गतिविधियां दोबारा सामान्य हो जाएंगी। विद्यालय खुलने से पहले छात्रों और अभिभावकों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें और अन्य जरूरी सामान तैयार रखने की सलाह दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों को साफ सफाई, नामांकन सत्यापन, उपस्थिति और शिक्षण सामग्री की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल, पंखे और बैठने की सुविधाओं की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि गर्मी और बरसात के मौसम में बच्चों को परेशानी ना हो। स्कूल खुलते ही प्रार्थना सभा, खेल गतिविधियां, मध्याह्न भोजन और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। कई स्कूलों में छात्र योग दिवस की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। निजी और सीबीएसई स्कूल भी जून के अंतिम सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, जिससे पूरे प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। अखिलेश यादव का 2027 चुनावी दावा, आगरा में छोटे कारोबारी और पैटर्न पर फोकस, सरकार बनने पर बड़े वादे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अपने विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को सामने रखा है। उन्होंने सपा सरकार के दौरान हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे, ताजगंग प्रोजेक्ट, इनर रिंग रोड और आगरा मेट्रो जैसे कार्यों को अपनी उपलब्धि बताया और कहा कि सत्ता में वापसी पर छोटे कारोबारियों, पैटर्न, महिला उद्यमियों और शिल्पकारों के लिए विशेष पैकेज दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की असली ताकत छोटे कारोबारी और सरकार बनने पर उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने ताज ट्रेपेजियम जोन के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में देश के बड़े वकील से पैरवी कराने का वादा भी किया। इसके साथ ही उन्होंने जूता उद्योग, आलू किसान, जरदोजी और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए ट्रेनिंग सेंटर और आर्थिक सहायता देने की बात कही है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर छोटे कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि सपा सरकार आने पर पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी। आगरा में राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, कहा भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा के शमशाबाद में 14 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और किसान जवान स्वाभिमान रैली को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप की शौर्य और त्याग का उल्लेख करते हुए कहा कि वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और उनकी सेना में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार भी सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम कर रही है और देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और अनुच्छेद 370 को हटाना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि देश और समाज का निर्माण करना है। कार्यक्रम में स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें किसानों ने आलू के दाम को लेकर चिंता जताई, जिस पर मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, राम मंदिर चढ़ावे, नीट पेपर लीक और महंगाई पर घेरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी की जांच को सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को सार्वजनिक जांच के बजाय आपसी स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इसे वापस करने की सलाह भी दी। अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है। उन्होंने पेठा उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने, आलू किसानों के लिए सुविधा केंद्र बनाने और छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने जैसे वादे भी दोहराए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर उद्यमियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। अखिलेश ने पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन बताते हुए कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाने की अपील की और 2027 में सपा सरकार बनाने का दावा किया। एएमयू मेडिकल कॉलेज में इंग्लैंड मॉडल पर रंगीन पट्टियों से मरीजों को मिलेगा आसान रास्ता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुविधा के लिए इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल की तर्ज पर नई व्यवस्था शुरू की गई। इसके तहत रेडियोलॉजी विभाग में अलग अलग विभागों तक पहुंचने के लिए फर्श पर रंगीन पट्टियां बिछाई गई हैं, जिससे मरीजों को बिना किसी से पूछे सीधे अपने जांच कक्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था में हर रंग का अलग उद्देश्य तय किया गया है, जैसे लाल पट्टी एमआरआई, नीली सीटी स्कैन, हरी अल्ट्रासाउंड और काली पट्टी डॉक्टर तक पहुंचने का
रास्ता दिखाएगी। इसके साथ ही अस्पताल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डिजिटल सिस्टम को भी लागू किया गया है, जिससे मरीजों को रजिस्ट्रेशन, जांच और रिपोर्ट लेने में बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अधिकारियों के अनुसार इस सिस्टम से मरीजों की भीड़ कम हुई और जांच प्रक्रिया तेज हुई। बुजुर्ग और अनपढ़ मरीजों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सफल प्रयोग के बाद इसे ब्लड बैंक, लैब और अन्य विभागों में लागू किया जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था और अधिक सरल व आधुनिक बन सके। अलीगढ़ एमएलसी चुनाव की तैयारी तेज, भाजपा की बूथ रणनीति और सपा की भी सक्रियता। आगरा खंड स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। भाजपा ने मौजूदा एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा प्रत्याशी बनाया और जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बूथ रणनीति तैयार की है। पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ पर करीब 40 कार्यकर्ता चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही जिला और महानगर स्तर के प्रभारी इसकी निगरानी करेंगे। भाजपा ने पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी और पोलिंग एजेंट जैसी टीमों का गठन भी शुरू कर दिया है और मतदाता सूची को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने शशांक यादव को प्रत्याशी बनाकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। जिले में लगभग 38,000 स्नातक मतदाता हैं और 37 मतदान केंद्रों का चयन किया जा रहा है। दोनों दल मतदाताओं से संपर्क और प्रचार अभियान तेज कर चुके हैं, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। सीएम योगी की अपील, 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी भेजें, सुपोषण मिशन से मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए प्रदेशवासियों से अपील किया कि 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ खेल खेल में शुरुआती शिक्षा और अक्षर ज्ञान दिया जाएगा, जिससे उनका समग्र विकास हो सके। सीएम ने जोर देकर कहा कि बच्चे का बचपन सुरक्षित और स्वस्थ होगा तो भविष्य भी मजबूत होगा और इसके लिए गर्भवती महिलाओं के पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पहले 1000 दिन बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव होते हैं। इस मौके पर उन्होंने 926 करोड़ रुपए की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सरकार का दावा है कि प्रदेश के करीब 2 करोड़ बच्चों को इस योजना से लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और टेक होम राशन प्रणाली के जरिए कुपोषण दूर करने और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गोरखपुर को 926 करोड़ की सौगात, सीएम योगी ने 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कई जल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड, आर्थिक सहायता और पोषण किट वितरित की। साथ ही सुपोषण मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टेक होम राशन भी उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, आवास योजना और कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को भी सहायता दी गई। इसके अलावा उन्होंने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में नए एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान के पवेलियन का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। लोकार्पण शिलान्यास में जिला कारागार विस्तार, स्पोर्ट्स कॉलेज हॉल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, साइबर थाना भवन, कर्मचारियों के आवास, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और साहित्यिक पार्क जैसी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल है। सीएम ने कहा कि ये योजनाएं गोरखपुर के विकास और बुनियादी ढांचे को नई गति देंगी। गोरखपुर में सीएम योगी का सख्त संदेश, श्रमिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मानकों से समझौता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में श्रमिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने में लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही कम दरों पर टेंडर लेने वाले ठेकेदारों की विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर आजमगढ़ मंडल की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि सभी स्वीकृतियां जल्द पूरी कर जुलाई से निर्माण कार्य शुरू कराए जाएं और सड़क व सेतु परियोजनाओं को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने मानसून से पहले पूरे हो सकने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, स्थलीय निरीक्षण, पारदर्शिता पर भी बल दिया। बलिया बांसडीह मार्ग पर जलभराव की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए। गोरखपुर में पीडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा, सीएम योगी का आदेश, जून तक स्वीकृति और जुलाई से निर्माण शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की स्वीकृतियां जून के अंत तक पूरी कर ली जाए और जुलाई से निर्माण कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क और पुल निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी तरीके से पूरी किए जाए ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। सीएम ने गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सड़क विकास की विस्तृत योजना तैयार करने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और स्थलीय निरीक्षण को मजबूत करने पर भी जोर दिया। बैठक में श्रमिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही कम दरों पर टेंडर लेने वाले ठेकेदारों की विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे।
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को लगाई फटकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर पर राजस्व और पुलिस मामलों में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने जरूरतमंद लोगों को भरोसा दिलाया कि इलाज की चिंता सरकार पर छोड़ दें, आयुष्मान कार्ड और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के बाद सीएम ने गौसेवा की और बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट दी तथा पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों से मिले सीएम योगी, नौकरी के वादे पर हुई चर्चा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले जेवर क्षेत्र के 172 किसानों ने पहली कॉमर्शियल फ्लाइट से लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसानों ने एयरपोर्ट परियोजना के लिए दी गई अपनी जमीन के बदले नौकरी देने के पुराने वादे को पूरा करने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने जेवर क्षेत्र के बदलते स्वरूप की सराहना करते हुए कहा कि अब ये इलाका विकास का केंद्र बन चुका है और यहाँ कुबेर का आगमन हो रहा है, यानी भारी निवेश और अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले क्षेत्र अपराध और असुरक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तेजी से बदल रहा है। किसानों ने विकास पर खुशी जताई, हालांकि कुछ ने रोजगार को लेकर चिंता भी जताई। जेवर एयरपोर्ट से सोमवार को पूर्ण पैसेंजर उड़ानें भी शुरू हो गई, जिससे क्षेत्रीय विकास का बड़ा कदम माना जा रहा है। नोएडा में 1200 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों को दोबारा सत्यापन, 17 जून तक रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम। नोएडा में जनगणना प्रक्रिया के तहत 1200 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों यानी HLB का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। जनगणना निदेशालय ने प्राधिकरण से 17 जून तक 5 प्रमुख बिंदुओं पर 100% सत्यापित रिपोर्ट मांगी है। इनमें खाली मकानों की अधिक संख्या, कम जनसंख्या वाले ब्लॉक, 70 से कम मकानों वाले क्षेत्र और बंद मकानों की स्थिति जैसी जांच शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि 2300 से अधिक मकानों की गणना पूरी होने के बावजूद डाटा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए फिर से जांच जरूरी की गई। रविवार को कई इलाकों में टीम ने मौके पर जाकर सत्यापन किया और अब वरिष्ठ अधिकारी भी फील्ड में उतारे जाएंगे। 17 जून तक अंतिम रिपोर्ट जनगणना निदेशालय को भेजी जाएगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस बनी देवदूत, गोल्डन आवर्स में 10 सड़क हादसा पीड़ितों की बचाई जान। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क हादसों में घायल 10 लोगों की जान समय रहते बचाई। पिछले 15 दिनों में पुलिस ने गोल्डन आवर्स के दौरान तेजी से कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और तत्काल उपचार दिलवाया, जिससे उनकी जान बच सकी। स्वास्थ्य विभाग ने 61 सरकारी और निजी अस्पतालों का डेटा तैयार कर पुलिस के साथ शेयर किया था, जिससे त्वरित रेफरल संभव हुआ। सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक घायलों को योजना के तहत 1 सप्ताह तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिला। अधिकारियों का कहना है कि इस समन्वय से गंभीर सड़क हादसों में मृत्यु दर कम करने में मदद मिल रही है और आगे इसे और मजबूत किया जाएगा। नोएडा में डीजल खरीद पर सख्ती, नए नियमों से कारोबारी और किसान परेशान। ग्रेटर नोएडा में डीजल बिक्री को लेकर नए कड़े नियम लागू किए गए, जिसके तहत अब पेट्रोल पंपों से डीजल केवल पेसो अनुमोदित डिब्बों में ही मिलेगा। छोटे खरीदारों के लिए एक बार में अधिकतम 200 लीटर डीजल की समय सीमा तय कर दी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि ये कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है ताकि खुले और अनधिकृत कंटेनरों में डीजल रखने से होने वाले हादसों को रोका जा सके। हालांकि इस फैसले से छोटे कारोबारी, किसान और उद्योगपति परेशान है, क्योंकि जनरेटर और मशीनों के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत होती है। उनका कहना है कि 200 लीटर की सीमा और पेसो अनुमोदित डिब्बों की अनिवार्यता से कामकाज प्रभावित होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सभी पंप संचालकों और खरीदारों के लिए अनिवार्य होगा और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, सरकार सहयोग को तैयार, ओम प्रकाश राजभर। संत कबीर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव कराना राज्य सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और सरकार हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने से प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष को घेरते हुए राजभर ने समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उस दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में दंगे हुए, जबकि वर्तमान सरकार में शांति का माहौल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा शासन में प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। इस दौरान वो एक दिवंगत कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। गाजियाबाद में हरनंदी नदी गंभीर रूप से प्रदूषित, कई जगह ऑक्सीजन स्तर शून्य। गाजियाबाद की हरनंदी नदी शहर और 13 गांवों के सीवर व नालों से आने वाले दूषित पानी के कारण गंभीर प्रदूषण का शिकार हो गई है। स्थिति इतनी खराब है कि कई स्थानों पर पानी में घुलित ऑक्सीजन या DO का स्तर शून्य तक पहुंच गया है, जिससे जलीय जीवन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में ऑक्सीजन 1 मिग्रा लीटर से भी कम दर्ज की गई है, जबकि सामान्य
जीवन के लिए कम से कम 4 मिलीग्राम प्रति लीटर जरूरी होता है। नदी को पहले ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डेड रिवर श्रेणी में रखा था। हालांकि फाइटो रेमोडिएशन और सीवेज ट्रीटमेंट जैसी योजनाएं बनी, लेकिन अधिकांश काम धरातल पर लागू नहीं हो सका। अब हालात ये है कि शहर और गाँवों का गंदा पानी लगातार नदी में गिर रहा है, जिससे पर्यावरण और जलीय जीवों पर गंभीर खतरा बना हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2027 में सपा का होगा टीएमसी जैसा हाल, भाजपा की भारी जीत का किया दावा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा 325 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हाल पश्चिम बंगाल की टीएमसी जैसा हो सकता है और भविष्य में वो चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं रह सकती। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा परिवारवाद, गुंडाराज और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, जबकि जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और प्रदेश में दंगों पर नियंत्रण हुआ है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के जन कल्याण और विकास कार्यों को भी गिनाया और कहा कि 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा की नीतियां ही आगे बढ़ेंगी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित किया और औद्योगिक प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। मुरादाबाद में थाना प्रभारी की सख्त चेतावनी, छेड़छाड़ पर कहा चौराहे पर पीटूंगा। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में संध्या जन चौपाल के दौरान थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन ने मंचलों और छेड़छाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी की ने बहन बेटियों की तरफ गलत नजर डाली या बदतमीजी की तो उसे चौराहे पर सरेआम पीट कर ले जाया जाएगा। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि वो किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस का कहना है कि इस सख्त लहजे का उद्देश्य इलाके में शांति, सुरक्षा और अपराधियों में डर पैदा करना है, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर रोक लग सके। सपा सांसद जावेद अली का विवादित बयान, भाजपा पर समाज में जहर फैलाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मुरादाबाद दौरे के दौरान भाजपा पर समाज में विभाजन और वैमनस्य फैलाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के फैलाए गए जहर का असर अब देश के बहुसंख्यक समाज पर भी पड़ रहा है, जिससे लोगों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव कमजोर हुआ है। जावेद अली ने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में पार्टी को अपनी बात समझाने में कठिनाई होती है, जबकि कुछ जगहों पर उसका मजबूत आधार है। उन्होंने दावा किया कि धर्म के आधार पर समाज में दूरी बढ़ी और लोग एक दूसरे पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी अब उन इलाकों में भी संगठन मजबूत करेगी जहां अल्पसंख्यक आबादी कम है। उनके इस बयान को राजनीतिक रूप से विवादित माना जा रहा है।